अपने इस पंतनगर विश्वविद्यालय के उप कुलपति महोदय एवं मंचस्थ अन्य सभी महानुभाव, मेरे सामने उपस्थित भाई और बहनों, आप जरा हट जाओ, आप जरा हट जाओ यहाँ से, सामने से। मेरे उपस्थित भाई और बहनों, मैं कल गोरखपुर में था और आज यहाँ आने का अवसर एक भिन्न कार्यक्रम के कारण से मैं आया था। यहाँ के कार्यकर्ताओं के आग्रह के कारण मैं इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हुआ और आप सबसे दर्शन करने का हूँ या भेंट करने का हूँ, लेकिन ये मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन कार्यक्रम का स्वरूप देख करके मुझे आनंद हुआ। अपने देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो देशवासी है, अपने जीवन का अत्यधिक लंबा समय बिताया है संघर्ष करने में, मानसिकता से कार्य खड़ा वहां किया होगा। ऐसे अनेक बहुत से उदाहरण सामने आते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको, जरा मंचस्थ लोग भी जरा बातचीत कम करें तो अच्छा है। आपकी आवाज भी मेरे पास आती है। तो आपको पता है अभी थोड़ा सियाचिन का उल्लेख आया। सियाचिन का उल्लेख आया तो सियाचिन कितना ऊंचा है? 16,000 से वो ऊंचा है। वहां जिन सैनिकों को भेजा जाता है 3 महीने के लिए भेजा जाता है और उससे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग भी होती है उनकी। अब एक टुकड़ी ट्रेनिंग पूरी करके जा रही थी सीमा पर और बहुत बीच में थक गए, जाते जाते हालत खराब हो गई। तो सबको लगा कि अगर कहीं चाय मिल जाए तो अच्छा है। अब ये चाय मिल जाए तो अच्छा है, ऐसा मन में विचार करना तो बड़ा आसान है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको एक दुकान दिखाई पड़ी जो दुकान बंद थी। अब इन सब लोगों ने सोचा क्या किया जाए, तो ताला लगा था तो ताला तोड़ दिया जाए, ऐसा सबने तय किया। उनके ऑफिसर साथ में थे और देखा कि चाय बनाने का सब सामान वहाँ सब रखा है वहाँ, और चाय बनाने का सामान रखा है तो सबने चाय निकाला, चाय पिया, बिस्कुट खाए और फिर वो चलने लगे वहाँ से। तो जब वो चलने लगे तो उनके अधिकारी थे, उस टुकड़ी के नेतृत्व करने वाले, उन्होंने इन सब सैनिकों के बाहर निकलने के बाद 1,000 का नोट वहां रख दिया जिससे वो आने वाले दुकानदार को मिल जाए। अब ये चले गए वहां पर ड्यूटी पूरी करके 3 महीने बाद वापस आए। वापस आते समय बाई चांस फिर वहीं उसी दुकान पर थे, लेकिन इस बार वो दुकान खुली थी। दुकान खुली पर होने पर वो एक बूढ़ा दुकानदार था, तो दुकानदार से चाय के लिए बात की, चाय बननी शुरू हुई, बातचीत शुरू होने लगी। तो लोगों ने कहा कि बाबा तुम यहाँ कैसे हो? बोले सब ईश्वर की माया है, ईश्वर सब सहायता करता है। बोले तुम कैसे कहो ईश्वर की सहायता करता? तुम तो इतने बूढ़े हो या इतनी कठिनाई में रहते हो, तुम्हारे कुछ पता नहीं चाय बिकती है कि नहीं बिकती है। आज तो हम और 20-25 लोग आ गए हैं। तो उसने कहा कि महाराज आपको पता नहीं है। बोले क्या नहीं पता है? बोले भगवान हमेशा सहायता करता है। कैसी सहायता करता है? बोले मेरे बेटे को आज से 3 महीने पहले आतंकवादियों ने गोली मार दी। कुछ पूछताछ कर रहे थे। अब वो पूछताछ करने ऐसी बातें पूछे, उसको मालूम नहीं था, मालूम होता तो बताता भी नहीं वो। तो वो बहुत घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल मैंने उस पे अपने बेटे की चिकित्सा की व्यवस्था की, वो ठीक हो गया। बोले ये मुझे विश्वास था कि भगवान कैसे सहायता करता है। मैंने ये प्रसंग इसलिए बताया कि वास्तव में सेना का जवान, सेना के लोग, इनके मन के अंदर एक हृदय के देश के प्रति एक भक्ति है, देश के लिए कार्य करने की इच्छा शक्ति है। और उन सैनिकों के कारण से सारा देश शांतता की नींद सोता है, उत्सव मनाता है, त्योहार मनाता है। और उन सैनिकों वो वहां पर खड़े हैं
कैसे खड़े हैं, किस प्रकार खड़े हैं, इसका किसी को आभास नहीं है। हम लोग जो यहाँ रहते हैं हमको इसका अनुमान भी नहीं है। पिछले साल एक अपना सीमा जागरण मंच नाम से काम चलता है, उसके संगठन के लोग रक्षाबंधन के दिन सीमा पर जितनी चौकियां थी सब पर सैनिकों के लिए राखी बांधने की। जो एक महिला गई थी, कल मैं गोरखपुर में उनसे मिला, पहले वो गोरखपुर की मेयर थी, वो मिलने गई अपने सहेलियों के साथ, महिलाओं के साथ, और उन्होंने जब राखी बांधी तो एकदम उन सैनिकों के मन में एकदम ऐसा लगा, भाव विभोर हो गए। उनको लगा कि हम अपने घर में आ गए, हम यहाँ सेना के रूप में, सैनिक रूप में खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हमारी बहनें हमको राखी बांधने के निमित्त उपस्थित हुई। ये बहुत बड़ा एक ऐसा दृश्य था। मैंने ये छोटे छोटे प्रसंग एक दो इसलिए बताए कि सैनिक का सम्मान क्या होता है, कैसे होता है, हम जिनके कारण से हमारा जीवन सुरक्षित है उनका सम्मान कैसे करना है। जब हम ये विषय विचार करते हैं तो अपने को बहुत सी बातें सोचनी पड़ती है, बहुत सी बातों का विचार करना पड़ता है कि वास्तव में हम अपने देश के उन महान सपूतों के विषय में विचार करें कि हम उनका सम्मान कैसे कर सकते हैं। प्रश्न आपने पैसा दिया, प्रश्न आपने उनके लिए कुछ सम्मान है क्या? वो जो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ और चाय की दुकान लिए बैठा है, वो भी एक सैनिक से कम नहीं दिखता है। यानी ये एक साधना है सैनिकों की, और इस साधना में समाज का बहुत बड़ा वर्ग ये उनके साथ खड़ा है, साथ लगा है। यहाँ आज भी ये विचार करते हैं कि हमको भी आगे आना चाहिए, तो उनके परिवार में एक साधना की प्रकृति है। अपने देश के ऐसे अनेक जिले ऐसे हैं, उत्तराखंड में तो बहुत जिले ऐसे हैं जहाँ गाँव में सैनिकों की संख्या, पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन वो और विचार करेंगे, यहाँ बैठे हुए सभी लोग पूर्व सैनिक हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोग एक साधना करते हैं। यहाँ इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक, प्राध्यापक, उनके संरक्षक, करोगे इनके जीवन के बारे में, तो इनका जीवन भी एक साधना है। वो साधना एक अलग प्रकार की है, वो साधना देश की रक्षा की है, ये साधना देश के विकास के लिए योग्य नागरिकों का निर्माण करने की है। इस साधना में यहाँ का एक बहुत बड़ा वर्ग, और इसी प्रकार का वर्ग सारे देश भर के अंदर जो भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए साधना में रत है। आपको आश्चर्य होता है कि देश की सुरक्षा के लिए जो परमाणु बम वगैरह बनाए जाते हैं, जिसका एटॉमिक रिसर्च का काम होता है, उसमें सालों सालों तक लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है, और अनेक बार तो कोई विशेष यंत्र बनाने के लिए उनको सालों तक अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। 3-3 साल तक अपने घर में अपनी पत्नी से भी उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते वो। और सोच सकते हैं आप कितना कठिन काम होता होगा, लेकिन देश की रक्षा के लिए आवश्यक है ना परमाणु अस्त्र बनाना, और मेरी योग्यता है मैं बनाऊंगा ना। ये जो एक मानसिकता होती है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य होता है, ये जीवन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक की मानना चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक सोचना चाहिए वास्तव में मुझे करना क्या है, मैं किस दिशा में आगे जा रहा हूँ, मेरे कार्य का क्या क्या परिणाम होगा। वास्तव में अपने सब लोगों को ये विचार करना है, हमारे घर घर के अंदर ऐसे राष्ट्र के भक्ति के संस्कार पैदा हो सकते हैं क्या? सैनिकों के जीवन को देख करके स्वाभाविक उनके घर के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का संस्कार पैदा होता है, लेकिन हमें से प्रत्येक के घर के अंदर, विशेष करके यहाँ बैठे हुए माताएं, उनको भी अपने परिवारों के विषय में विचार करके कि कैसे राष्ट्रभक्ति का संस्कार, यानी केवल सेना में जाना राष्ट्रभक्ति ऐसा नहीं है। हम देश के लिए कुछ भी काम करने को आतुर हैं, उसकी योग्यता अपने अंदर निर्माण करनी है, ये राष्ट्र का कार्य है। इस राष्ट्र के कार्य के लिए जैसे जैसे हमारे संपूर्ण देश के अंदर इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा होंगी, वैसे वैसे ये राष्ट्र, ये विश्व के अंदर एक उन्नत स्थान पर पहुंचेगा। अपने और सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। तो सम्मान करने के बहुत से प्रकार होते हैं। सम्मान करने का प्रकार हम दैनिक जीवन में उनके कृति को, उनके कार्य को याद रखते हैं क्या?
वो कहीं रेलगाड़ी में बैठने जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, तो क्या हम उसको अग्रणी स्थान देते हैं क्या? वो बाजार में कहीं कोई कष्ट में है, संकट में है, तो हमारे देश के नागरिक, देश के अधिकारी उनकी सहायता करते हैं क्या? केवल शब्दों से सहायता नहीं हुआ करती, उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष जीवन के अंदर, उसके न रहने पर उसके परिवार के अंदर जो जो संकट की स्थिति निर्माण होती है, उन संकटों को दूर करने का कार्य ये संपूर्ण समाज का है। जब ये वृत्ति पैदा होती है, तब सैनिकों के मन के अंदर अभूतपूर्व उत्साह निर्माण होता है। 65 के युद्ध के समय में गाड़ियों में सेना के लोग भर भर के सैनिक जाया करते थे, तो हर स्टेशन पर हजारों लोग खड़े होते थे उनका स्वागत करने के लिए, भारत माता की जय के उद्घोष से। और केवल इतना ही नहीं, उन सैनिकों की जो आवश्यकता होती थी, उसमें जलपान का समय, भोजन का समय, चाय का समय, जो कुछ भी है, सैनिकों के मन के अंदर भाव पैदा होता था कि मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे संपूर्ण समाज के हजारों लोग खड़े हैं। ये संपूर्ण समाज की मानसिकता बनाने का उत्तरदायित्व तो हमारा है। उन्होंने, पूर्व सैनिकों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। आज बाकी के सारे समाज की जिम्मेदारी है वे अपने दायित्व को पूरा करें। इतना ही बात कहते हुए बात को समाप्त करता हूं।